हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे हमारे पास 71 नंबर पे एक क्वेश्चन है। ए फिश इज लुकिंग ए fish is looking up through the water, see the outside world contained in a circular horizontal। तो होरिजोन बोला है उसमें, ठीक है। होरिजोनटल की जगह पे होरिजोन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। If the refractive index of water is 4/3 and fish is 12 centimeter below the surface, the radius of the circle in centimeter। तो क्वेश्चंस में ऐसा बोल रहा है कि एक वाटर के अंदर साइड एक फिश है जिसकी डेप्थ कितनी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट पे हमारे पास ये फिश यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो अब वो कैसा बाहर बाहर साइड के अर्थ के मतलब इस वाटर के बाहर साइड के सरफेस को देखती है, या मेरे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस वाटर जो है हॉरिजॉन्टल कंसीडर किया, उसके ऊपर साइड जब वो देखती है तो एक सर्कुलर पाथ में देखती है, ठीक है। तो जो सर्कुलर पाथ में देखती है तो उसका रेडियस कितना होगा, क्वेश्चन में ये मेंशन है। अब ये इसके पीछे का रीजन क्या है कि फिश जो है वो सर्कुलर फॉर्मेट में देखती है। आपको ये मालूम है कि जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो हमारे पास फोर अवे ऑफ नॉर्मल होना स्टार्ट होता है। तो एक टाइम पे ऐसा आता है कि जो फिश है वो वाटर के अंदर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और बाहर का एटमॉस्फेयर रेयरर है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो अब जब ये इस तरह से देखेगा तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब लाइट कैसा मेरे पास जब यहाँ पर आती है तो ये नॉर्मल से कितने के एंगल पे आफ्टर रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पे पहुंच जाती है। अब 90 डिग्री पे जब पहुंचती है तो इस कंडीशन पे जो ये एंगल बनता है उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब अगर इसके आगे कोई सी भी लाइट जाती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद इधर ही आ जाती है। अगर लाइट वापस उसी मीडियम में आ गई तो इससे तो हमारे पास एक ऐसा, ये तो ग्रेटर देन ऑफ कैसा है मेरे पास, ये थीटा यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो ग्रेटर देन ऑफ थीटा सी हो गया। तो अब ये बाहर का इस क्रिटिकल एंगल से जस्ट एक सेकंड भी, अगर मेरे पास एक सेकंड का भी एंगल अगर ज्यादा हुआ तो वो बाहर ऑब्जेक्ट देख ही नहीं पाएगा, ठीक। तो ये फिश बाहर यहाँ से देख ही नहीं पाएगी। अब ये हर डायरेक्शन पे होता है, अगर फिश ये डेप्थ पे तो इस तरह से देखेगी तो सेम एंगल इस तरह से हर डायरेक्शन में ऐसा बनता हुआ आपको दिखेगा। तो इस तरह से ये जो लुमिनस बनता है इसका फिश का, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू बनता है वो कैसा बनता है, एक सर्कुलर बॉडी का बनता है। तो इस सर्कुलर बॉडी की रेडियस क्वेश्चंस में पूछा है। अगर ये रेडियस पूछा है तो अब अगर हम लोग इसे देखें तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अगर इस रेडियस की बात किया है तो अब अगर मैं यहां से ये नॉर्मल निकालूं तो ये थीटा से है, तो ये भी हमारे पास कितना होगा, थीटा से। ये थीटा से हम निकाल सकते हैं, हमें मालूम है ये कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल। तो आपको मालूम है कि क्रिटिकल एंगल का साइनोसॉइडल जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन सा मीडियम होता है, डेंसर। जहां से हमें ये समझ में आया कि साइन थीटा सी की जो वैल्यू है, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और डेंसर मीडियम का 4/3, जहां से हमें ये समझ में आया कि 3/4। बट ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा सी की है। और अगर मैं यहां से देखूं तो ये मेरे पास किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल। यहां से थीटा से देखूं तो एक साइड का परपेंडिकुलर और एक साइड का हमें क्या मालूम है, बेस मालूम है। तो यहाँ पर से अगर मुझे पता चला तो टेन थीटा सी की वैल्यू कितनी हो गई, आर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे साइन थीटा सी की वैल्यू हमें 3/4 मालूम है। तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, टेन थीटा सी की चाहिए, जिससे हम कंपेयर करके आर की वैल्यू क्या कर सके, फाइंड कर सके। तो अगर मुझे टेन थीटा सी की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन थीटा की क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो सेम है बट हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रिलेशन से हम बेस निकाल सकते हैं। अगर ऐसे फाइंड कर सकते हैं तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, जहां से हमें ये समझ में आया कि टेन थीटा सी की जो वैल्यू दिखेगी वो 3 और 16 माइनस ऑफ 9 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7। और इसकी वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमें दिखेगा 3 बाई स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू आर बाई 12, जहां से आर की जो वैल्यू आएगी वो 12 इंटू 3 बाई स्क्वायर रूट 7 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन रिफ्लेक्टिंग फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ एंगल 75 डिग्री, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। एक मेरे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो इंसिडेंट करता है प्रिज्म में, जिसका रिफ्लेक्टिंग फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ एंगल कितना है? 75 है, ठीक है। इट पासेस थ्रू द प्रिज्म and is incident on the other face at the critical angle. It passes through the prism and is incident on the other face at the critical angle if the refractive index of the material of the prism is square root to the angle of incident on the first face of the prism. तो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि एक प्रिज्म है जिसके रिफ्रैक्टिंग फेस का जो हमारे पास प्रिज्म एंगल है, या फिर रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ प्रिज्म जो बोल रहा है वो हमारे पास एंगल कितना है? 75। मतलब ये दोनों इसके रिफ्रैक्टिंग फेस है, तो इनके बीच का जो ये एंगल है वो 75 डिग्री है। इन द सेंस क्वेश्चन में मेंशन किया है कि प्रिज्म एंगल इतना है। अब क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि यहाँ से कोई एक लाइट इंटर हुई, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये नॉर्मल के पास आ रही होगी, इस तरह से कुछ होगा, लेकिन जो ये एंगल होगा वो किसके इक्वल हो गया? क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में बोला है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन फर्स्ट, नहीं कहा गया क्वेश्चन में, तो रिफ्लेक्ट एंड इंसिडेंट ऑन द अदर फेस एट द क्रिटिकल एंगल। मतलब ये जो रे है, ये लाइट जो दूसरे फेस पे पहुंची वहां पे क्रिटिकल एंगल पे पहुंची, मतलब ये लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पाथ को ट्रेस करते हुए आगे चली जाएगी। नॉर्मल से मेकिंग ऑफ एंगल कितना हो जाएगा इसका? 90 डिग्री। सो ये इमर्जेंट एंगल है, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन में मेंशन है। अब अगर आपको ये चीज देखना है तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? आई की वैल्यू। आई की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्वेश्चन मेंशन है स्क्वायर रूट 2, तो आपको ये एंगल मालूम होना चाहिए। तो आपको ये मालूम है कि R1 प्लस ऑफ R2 की जो वैल्यू होती है वो प्रिज्म एंगल के इक्वल होती है। और आप यहाँ पे देखो जो R2 है सेकेंड सरफेस में जो इंसिडेंट रे है, वही तो क्रिटिकल एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे R1 प्लस थीटा सी की वैल्यू कितना है? ए की वैल्यू क्वेश्चन मेंशन है कितना है? 75। तो मेरा टारगेट सिर्फ क्या है कि कहीं से थीटा सी मिल जाए तो मुझे R1 मिल जाएगा और आगे की कहानी बन जाएगी। तो आपको थीटा सी फाइंड करना कौन सी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको मालूम है कि क्रिटिकल एंगल का जो साइनसोइडल होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम, मतलब 1 बाय ऑफ कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो अगर मैं ये देखूं तो थीटा सी की वैल्यू 1 बाय रूट स्क्वायर रूट 2, मतलब मेरे पास ये कितना हो जाएगा? 45। और यहाँ से R1 की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो मुझे कितना दिखेगा? 30 डिग्री दिखेगा। और R1 की वैल्यू अगर 30 डिग्री दिख गई तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन आई इज इक्वल टू मेरे पास स्क्वायर रूट 2 इंटू कितना हो गया मेरे पास? साइन यहाँ पर का एंगल हमारे पास कितना है? R1। अब अगर मैं इसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे जब स्नेल लॉ अप्लाई किया तब ये चीज दिखा मुझे, तो ये साइन आई स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन R1 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी इक्वेशंस में? 30 डिग्री है। तो बस आपके पास वैल्यू बनती चली गई। साइन 30 की वैल्यू मालूम है 1/2, ये कैंसिल आउट होगा, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ये साइन आई हो गया। और आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट 2 आपके पास 1 बाय स्क्वायर रूट 2 साइन की किस वैल्यू में मिलती है? जब ये मेरे पास कितना हो जाएगा? साइन 45। मतलब आई की वैल्यू आपको कितनी मिल रही होगी यहाँ पर से? 45 डिग्री मिल रही होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ से? बी ऑप्शन क्या हो गया है? करेक्ट हो गया, ठीक है। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन किया है? ए प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना क्वेश्चन में मेंशन है? स्क्वायर रूट 2 है, ठीक। एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है उसका? 30 डिग्री। हैज वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज पॉलिश्ड, ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द अदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस will retrace its path of the angle of incidence is। क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, जिसका प्रिज्म एंगल क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि ये वैल्यू कितनी डिग्री है हमारे पास? 30 डिग्री। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्वेश्चन में मेंशन है कि ये स्क्वायर रूट 2 है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें ऐसा क्या कर दिया जाए
कि जिससे इंसिडेंस एंगल की क्या वैल्यू रखी जाए कि अगर इसके सेकंड सरफेस को मैं पॉलिश कर दूं, इस सरफेस को अगर मैं पॉलिश कर दूं तो ये रे वापस उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए जाए। तो ये तभी पॉसिबल है कि रिट्रेस करते हुए जाए। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट यहाँ पे आ रही है वो इस सरफेस से कितने के एंगल पे हो, 90 डिग्री के एंगल पे हो या इसके नॉर्मल की डायरेक्शन पे हो, इस तरह से कुछ हो। ठीक, अगर नॉर्मल की डायरेक्शन में है तो आपको ये समझ में आता है कि नॉर्मल तो यही है, तो R2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी डिग्री हो जाएगी, 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल से मेकिंग ऑफ एंगल ही आप देखते हैं तो नॉर्मल की डायरेक्शन में तो R2 की वैल्यू 0 हो गई। तो आपको इंसिडेंस एंगल की अगर वैल्यू पूछ रहा है तो आपके पास बचा कौन सा, सिर्फ R1। तो आपको मालूम है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू प्रिज्म एंगल के इक्वल होगा, जहां से R1 प्लस हो, R2 की वैल्यू 0 है और प्रिज्म एंगल A है तो R1 की वैल्यू अब मजबूरी में कितनी होनी पड़ेगी हमारे पास, 30 डिग्री। और अगर ये 30 डिग्री है तो बस आपका काम बन गया। इस पॉइंट पे आप स्नेल लॉ अप्लाई करो तो साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन R1। अगर यही चीज आप पुट करोगे तो सेम अब तो ये पुराने क्वेश्चन जैसा बन गया, स्क्वायर रूट 2 और साइन R1 की वैल्यू 1 बाई ऑफ स्क्वायर रूट 1 बाई स्क्वायर रूट 2 बोल रहा हूं, साइन ये कितना हो जाएगा 30, R1 की वैल्यू 30 डिग्री हो गया, स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 बाई 2 और ये कैंसिल आउट होगा तो ये स्क्वायर रूट 2 हो गया। तो आई की वैल्यू जो हमारे पास देखने को मिलेगी वो कौन सी डिग्री होगी, 45 डिग्री। बस ऑप्शन नंबर सी हो गया, एकदम डायरेक्टली आप देख सकते हो। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल आई on a surface of a prism of a small angle A emerges normally from the opposite surface। ठीक है, if the refractive index of the material of the prism is mu, the angle of incidence I is nearly equal to। क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं है। क्या बोल रहा है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल आई, मेरे पास एक रे है जो कि इंसिडेंट हो रहा है किसी एंगल पे जो वैल्यू है आई ऑन द सरफेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ ए स्मॉल एंगल। इस प्रिज्म का कितना क्वेश्चन मेंशन है, ए मेंशन है। इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस, मतलब इस सरफेस से वो कैसा इमर्ज कर रहा है, नॉर्मल इमर्ज कर रहा है, मतलब इस तरह से कुछ कर रहा है, ये इमर्जिंग है। ठीक है, अगर ये इमर्जिंग है नॉर्मल के साथ तो अभी फिर से आप देखे थे कि R2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में बोला, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसका मेंशन कर दिया म्यू। तो क्वेश्चंस पे ये पूछ रहा है कि इसकी जो वैल्यू होगी, मुझे ये एंगल की वैल्यू जो होगी वो बताना है, इंसिडेंस एंगल की वैल्यू। तो अगर ये चीज मेरे क्वेश्चन में बोला है तो ये R1 हुआ, तो हमें ये मालूम है कि R1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, प्रिज्म एंगल के इक्वल होगी। अगर R1 की वैल्यू प्रिज्म एंगल के इक्वल हो गई, किसकी, R1 की वैल्यू अगर प्रिज्म एंगल के इक्वल हो गई तो यहाँ पर हम स्नेल लॉ अप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली। एक सिंपल सा फॉर्मेट है, साइन आई इज इक्वल टू म्यू डॉट ऑफ साइन R1। अब बस आपका काम बन गया, ये कितना हो गया म्यू और ये कितना हो गया साइन, आर की वैल्यू कितना हो गया ए, तो ये आपके पास हो गया साइन आई। अब देखिए आपके पास पूरे फॉर्मेट में कहीं पर भी कुछ नहीं गिवन है। ठीक, अब देखिए अगर आप ऑप्शन देखोगे इस टाइम पे तो आपको कहीं पर भी ऑप्शन नहीं मैच हो, सिर्फ एक चीज बोला है क्वेश्चन में, सरफेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, मतलब ये एंगल का अमाउंट बहुत कम है। अगर प्रिज्म एंगल बहुत कम है तो साइन ए की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन ए की इक्वल होगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बहुत कम होगा, लगभग लगभग नॉर्मल की इक्वल होगा, तो आई के ही आसपास होगा, तो आई की वैल्यू म्यू डॉट ऑफ ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है हमारा यहाँ पे 6 करेक्ट हो रहा है। ठीक है, 6 बोल रहा हूँ, सी हो रहा है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, ठीक है, a triangular prism of glass is shown in figure, a ray incident normally on the one face of totally reflected, if theta is 45 the index of refraction of glass is। क्वेश्चंस पे इस तरह से बोल रहा है,
तो मतलब वो मिनिमम कितना होगा या मैक्सिमम कितना होगा, जबकि ये थीटा की वैल्यू कितना है मेरे पास 45, तो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास कितना होगा। ऑप्शन में देखिए हमारे पास इक्वल के फॉर्मेट में लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक, अगर ये चीज आपको देखनी है तो आप सबसे बेस्ट ऑफ फॉर्मेट ऐसा समझो कि मेरे पास ये साइन थीटा सी की वैल्यू कैसे होगी। अगर मुझे ये जानना है तो मुझे ये तो कहना पड़ेगा कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, हमारे पास 1/μ के इक्वल होती है। लेकिन अगर ये थीटा की बात की जाए तो ये थीटा तो मेरे पास किससे ज्यादा होगा, 1/μ से। कैसा होगा, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन ऑफ 1 कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितना है, अगर देखिए अगर थीटा की बात की जाए तो वो 45 डिग्री है। साइन 45 की वैल्यू 1/μ से कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब अगर ये है तो 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/μ, तो म्यू की वैल्यू अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करके देखूं तो म्यू इज ग्रेटर देन ऑफ √2 चाहिए। मतलब म्यू की वैल्यू ऑप्शन नंबर सी फिर से करेक्ट हो गया। म्यू की वैल्यू √2 से करेक्ट जितनी भी होगी तो उस वाली सभी कंडीशंस पे ये रे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा दे। ये वो कंडीशंस, ये ऐसे क्वेश्चंस हमें काफी अच्छे लगते हैं। ठीक है, जो एक बॉडी से दूसरे को रिलेट करने की कोशिश कम से कम कर तो रहे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखते हैं अब क्या है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन पे क्या कह रहा है हमारे पास, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, a ray of light is incident normally on the first refracting face of the prism। of refracting angle कितना इसका प्रिज्म का हमारे पास क्वेश्चंस में मेंशन कर रहा है कि ये a। ठीक है, the ray of light comes out of grazing emergence if one half of the prism shaded position is knocked off, the same ray will be। ठीक, अब ये क्वेश्चंस पे कुछ ऐसा मेंशन कर रहा है कि अगर मेरे पास कैसे ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ द प्रिज्म, ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल इसका कितना है, ए है। ठीक है, क्या बोल रहा है, द रे ऑफ लाइट कम्स आउट एट ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या बोल रहा है कि ये जो लाइट है जो नॉर्मल ऑफ सरफेस आ रही है, ये जब इस सरफेस से निकल रहा है तो ग्रेजिंग इमर्जेंस दिखा रहा है, मतलब यहां पर से ऐसे निकल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं है, बोला इफ one half of prism shaded portion is knocked out the same ray will be। अगर ये जो शेडेड रीजन है अगर उसे हम क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो अब सेम रे का बिहेवियर किस तरह से होगा मुझे ये बताना है। आई बात समझ में आपको। अब अगर ये चीज आपको समझ में आ रही होगी तो देखिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे ही अगर ये लाइट आ रही है चाहे जो भी हो रहा हो, अगर मैं इस शेडेड रीजन को हटा दिया तो मुझे ये एंगल कितना हो जाएगा। अगर मैं इस शेडेड रीजन को हटा दिया तो जो भी प्रिज्म एंगल है उसकी वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगा। और ये इस तरह से आ रहा होगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर से ये देखिए कि R1 की जो वैल्यू होगी वो तो 0 हो जाएगी। मुझे इंपॉर्टेंट कौन सा है, R2। तो R2 तो मैं निकाल लिया कि R1 प्लस ऑफ R2 इज इक्वल टू a/2 हो गया मेरे पास। तो R1 की वैल्यू 0 है तो R2 की वैल्यू a/2 हो गया। ठीक, तो a/2 से मैं ये तो निकाल लिया तो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन से कि ये ग्रेजिंग इमर्जेंस देख रहा है तो ये इस तरह से किस तरह से जाएगा। लेकिन मेरे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है ना, तो मुझे इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चाहिए। तो अगर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो आपके पास क्वेश्चन बहुत कुछ हिंट कर रहा है। पहले देखिए एक फुल प्रिज्म के फॉर्मेट में अगर मैं इसे कंसीडर किया तो मुझे ये देखने को मिलेगा सबसे फर्स्ट कंडीशंस पे। कौन सी कंडीशंस पे, केस नंबर फर्स्ट पे अगर मैं ये देखूंगा कि ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है, ये रे अपने आप को इस तरह से ले आते हुए दिखाएगा और ग्रेजिंग इमर्जेंस में कुछ इस तरह से दिखाएगा। तो R1 की वैल्यू तो मेरे पास 0 हुआ, बट R2 की वैल्यू किसके इक्वल हो गया, प्रिज्म एंगल के इक्वल हो गया। और अगर इस पे ये ग्रेजिंग इमर्जेंस दिखा रहा है मतलब R2 की वैल्यू किसके इक्वल है, थीटा सी के इक्वल है। और R2 की वैल्यू थीटा सी के इक्वल है तो आपको मालूम है कि साइन थीटा सी, क्योंकि यही तो क्रिटिकल एंगल होगा तभी तो मेरे पास वो किसके, सरफेस के पैरेलल हो गया। साइन थीटा सी की वैल्यू कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम।
ठीक। और आप यहां से जानते हो कि मेरे पास ये कितना हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, जहां से म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए हो गया। ये रिफ्रैक्टिव एंगल हो गया, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब केस 2 में चलते हैं। केस 2 के हिसाब से अब हमें क्या करना है, प्रिज्म के शेडेड रीजन को मुझे हटा देना है। तो अब ये बचा हुआ पोर्शन अब कितना हुआ, एंगल का आधा पोर्शन, प्रिज्म का हाफ पोर्शन है, रिमूव कर दिया तो a/2 हुआ। अभी भी इंसिडेंस एंगल मेरे पास कोई भी पोजीशंस में कोई चेंजेस नहीं है, तो इसी पाथ को ट्रेस करता हुआ जाएगा। बट अब मेरे पास r2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी भी r1 इज रिमेन्स कांस्टेंट, r1 की वैल्यू अभी भी 0 है, बट r2 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास a/2, और मैं इसे r2 डैश कह देता हूं। अब अगर मुझे ये चीज देखना है कि मेरे पास ये रे, अगर मैं इस नॉर्मल को ड्रॉ करूं तो अब देखिए नॉर्मल भी चेंज हो गया मेरे पास, तो अब ये रे अपने पास से कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शंस दिखाएगी। तो अब मेरे पास यही तो पूछा है, द सेम रे विल बी, अब किस तरह से बिहेवियर होगा, इमर्जेंट रे का हमारे पास क्या फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो अगर इमर्जेंट रे का फॉर्मेट चाहिए तो इस पॉइंट में अगर मैं स्नेल्स लॉ को अप्लाई करता हूं तो मुझे ये मालूम है कि म्यू इनटू साइन r2 डैश इज इक्वल टू, आउटसाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, इनटू साइन e। और अगर आप यहां से देखो तो म्यू साइन r2 डैश की वैल्यू कितना हो गया, a/2, और यहाँ पर इज इक्वल टू ये कितना हो गया हमारे पास साइन ए। और म्यू की वैल्यू क्वेश्चन इस इक्वेशन से अगर आप देखिए तो आपको मीडियम में तो कोई चेंजेस नहीं हो, 1 बाय साइन ए, और ये कितना हो गया साइन a/2 इज इक्वल टू साइन ई। अब अगर मैं इसे चाहूं तो मैं इसे ब्रेक करूं, ये साइन a/2 इज इक्वल टू 2 साइन a/2 इनटू cos a/2 is equal to sin e। sin a/2 कैंसिल, तो कितना हुआ 1/2 cos a/2 को, अच्छा मैं दूसरे पेज में इसको ले चलता हूँ, ठीक है। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, अब आपको तो ये सॉल्यूशन दिख ही रहा है, ठीक है। तो यहां से हमें ये दिखा कि sin e is equal to 1/2 cos a/2, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, sin e is equal to 1/2, 1 by cos को हम कितना लिख सकते हैं, sec a/2। तो आप देखो आपके पास ऑप्शंस पे क्या क्या गिवन है, देखो साइन इनवर्स 1/2 sec a/2, ऑप्शन नंबर डायरेक्टली कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, उस पे कौन सी बात है, अगर आप मैथमेटिक्स जे के हो तो आपको ये मालूम है कि इमर्जेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 sec a/2। एटलीस्ट आप नीट के भी हो तब भी ये बेसिक फॉर्मेट तो आपको बनता ही, ठीक। तो आप यहाँ पर देखो इमर्जेंट एट एन एंगल ऑफ इमर्जेंस साइन इनवर्स 1/2 sec a/2, ठीक। ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अपने 77, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, a ray of light is incident at angle 60 degree on the face of a prism having refracting angle कितना है 30। a ray of light incident at angle 60 degree, ठीक है। और प्रिज्म एंगल फेस ऑफ ए प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव एंगल कितना हमारे पास 30 डिग्री। द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक एन एंगल कितना है हमारे पास 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे, सॉरी the ray emerging out of the prism make an angle 30 degree with the incident ray theta through which it emerged from the surface। तो हमें ये बताना है कि जिस वाली कंडीशंस पे वो बाहर लाइट निकल रही है उसके एंगल की वैल्यू कितना होगा, ये थीटा इमर्जेंस एंगल है, और ये मेरे पास क्या है, द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक एन एंगल 30 डिग्री। तो जो इमर्जिंग रे इंसिडेंस के साथ एंगल बना रहा है वो वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 डिग्री, और उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो जहां से हमें ये मालूम पड़ रहा कि डेल इज इक्वल टू आई प्लस ऑफ ए, सॉरी हमें ये मालूम है कि आई प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू डेविएशन होता है, ठीक।
अगर इस डेविएशंस की बात करें हमारे पास, तो हमें ये मालूम है ये उस कंडीशन के लिए जब प्रिज्म एंगल स्मॉल ना हो तब, ठीक है। तो डेविएशन की वैल्यू 30 डिग्री, आई की वैल्यू 60, ई की वैल्यू को थीटा के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए की वैल्यू कितना है हमारे पास 30। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि ई की जो वैल्यू है या थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि आप देखो ये यहाँ पर से इधर जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, और 60 दोनों साइड के कैंसिल आउट होके थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। मतलब जो इमर्जिंग एंगल होगा वो 0 एंगल बनाएगा। इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप इमर्जिंग रे अगर 0 एंगल बनाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमर्जिंग ऑफ रे है वो नॉर्मल के साथ 0 एंगल पे है, ठीक है। वो इस तरह से निकल गई है लाइट। पता चला आप ये बताने लगे कि अगर कभी फोटो पहचानने के लिए आया, ये फिगर पहचानने के लिए आया, तो आप ये बताने लगे कि नहीं ये तो ऐसे निकलेगी। आप पता चला बता ऐसे दिए, और जबकि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हमारे पास, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है हमारे पास 1.5, द एंगल ऑफ डेविएशन है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन है कि जैसे एक प्रिज्म है इस तरह से, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। न कहते हुए भी ये बहुत कुछ कहेगा, देखिएगा, ठीक। क्या बोल रहा है, ए लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, मतलब एक लाइट आई जो इस सरफेस के कैसे है, नॉर्मल में, ठीक है। हम एजम्पशंस कर लेते हैं कि नॉर्मल में है। इन द सेंस आई की वैल्यू 0 डिग्री है, तो R1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0। और हमें मालूम है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रिज्म एंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला तो इसके प्रिज्म के एंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी डिग्री हो जाएगी, 60 डिग्री। तो R1 की वैल्यू अगर 0 है तो R2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 60 के इक्वल, क्योंकि R1 तो नॉर्मल की डायरेक्शन में है। अब अगर जैसे यहाँ पर है तो ये R2 है, तो हमें डेविएशन पूछा, तो डेविएशन इज इक्वल टू, हम पहले कितना लिखते हैं अगर प्रिज्म से देखना है तो I प्लस E माइनस से, हमें किसकी वैल्यू की जरूरत है, हमारे पास यहाँ पर से E की जरूरत है हमें। तो अगर E की नीड है हमें, तो हम कैसे करेंगे कि एक लाइट यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरह जाएगी, तो हम इस पॉइंट पे स्नेल लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमारे पास इस प्रिज्म का गिवन है कि 1 पॉइंट कितना है, 5 है, तो अप्लाई करिए। कितना हुआ मेरे पास, म्यू डॉट साइन I2 इज इक्वल टू, हमारे पास ये कितना हुआ 1 इंटू साइन E। अगले स्टेप में अगर देखिए तो म्यू की वैल्यू कितना है 1.5 इंटू साइन R2 की वैल्यू कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन E। अगले स्टेप में ये 1.5 को हम 3/2 लिख लेते हैं, और साइन 60 को हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पर से, अगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू साइन E। अब यहाँ से आप वैल्यू फाइंड करो। E की वैल्यू अगर आप फाइंड करने जाओगे तो आप सबसे बड़े मतलब बेवकूफों वाली काम कर रहे होगे, ठीक है। अगर आप देखो तो ये साइन है, साइन की वैल्यू कभी भी मोर देन 1 नहीं जाती, और ये वैल्यू मोर देन 1 जा रही है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये लाइट अब अपने दूसरे सरफेस को टच ही नहीं कर रही है, सिर्फ वो ऐसा शो कर रही है कि कुछ इस तरह से होगा। तो अब एक्चुअल में होगा क्या कि ये लाइट इस सरफेस को क्या कर रही है, बाहर ही नहीं क्रॉस कर पा रही है। ये लाइट अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन को दिखाएगा। तो अगर मैं ये चीज कहूं तो अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है या कम है, ये 60 डिग्री R2 है, ये अब हमें ये देखना है। तो अगर मैं क्रिटिकल एंगल की बात करूं तो ये 1 ऑफ म्यू होगा, जहां पे म्यू की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है। तो मेरे पास यहां से ये समझ में आया कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, और R2 कितना है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, मतलब ये रे मेरे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन दिखाएगी, मतलब यही भी R2 होगा। अब डेविएशन पूछा, तो डेविएशन है कि इंसिडेंट रे को जिस पाथ में जाना था, या इंसिडेंट रे के इनिशियल पाथ और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पाथ ट्रेस कर रही है लाइट, वो दोनों के बीच के एंगल को हम डेविएशन कहते हैं। तो ये दोनों ये लाइन के बीच में अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो 180 डिग्री और 180
180 माइनस ऑफ 2r2 अगर मैं कर दिया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 180 माइनस ऑफ 2r2 यही मेरा डेविएशन कहलाएगा। तो 180 माइनस ऑफ 60 का 2 टाइम कितना हो जाएगा 120, तो डेल की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा डेविएशन का, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सी है। तो ये ऑप्शन ये हमारे पास इसका कोई काम ही नहीं, ये पूरी कैलकुलेशन बेकार हो जाएगी सिर्फ एक छोटे से फॉर्मेट में आते में सर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म, लाइट रे is incident on a prism of angle A is equal to 60 degree and refractive index mu is equal to square root 2. The angle of incidence at which the emergent ray grazes the surface is given. क्वेश्चंस पे कुछ इस तरह से बोल रहा है कि मुझे ये बताना है कि जैसे इसका प्रिज्म एंगल A इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 60 डिग्री, लाइट रे है वो इंसिडेंट कर रही है कहां पे प्रिज्म में, जहां पे उसका एंगल कितना 60 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट व्हिच द इमर्जेंट रे ग्रेज द सरफेस इज गिवन बाय। इन द सेंस ऑफ ये कह रहा है कि इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू हमें क्या करनी है बतानी है जिस कंडीशंस पे हमारे पास जो कौन सी रे है इमर्जेंट रे है वो कैसा कर जाए ग्रेज कर जाए, मींस ऑफ मेरे पास R2 की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए। अगर ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया तो साइन R2 मेरे पास कितना होगा, अगर बात की जाए या ये क्रिटिकल एंगल कंसीडर किया जाए तो 1 बाय ऑफ म्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो अगर मैं ये देखूं तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर 1 बाय स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा सी की वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 हो गया, जहां से थीटा सी की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री आई, इन द सेंस R2 की वैल्यू 45 डिग्री है, अब हमें R1 की भी वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये चीज हुआ तो हमें मालूम है कि R1 plus R2 is equal to prism angle, then after R1 is equal to 60 minus of R2 in the sense 45, मतलब R1 की वैल्यू जो है आपके पास कितनी हो गई 15। तो बीन अब हम क्या करेंगे फर्स्ट सरफेस में क्या अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, हमारे पास स्नेल लॉ। तो हमारे पास देखने को मिलेगा साइन आई इज इक्वल टू म्यू इनटू कौन सा साइन R1। अगले स्टेप में देखिए तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 इनटू R1 की वैल्यू कितना हो गया 15 डिग्री। तो अगले स्टेप में साइन आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 और साइन 15 की वैल्यू कितनी होगी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। अगले स्टेप में बताइए 2 अपॉन में कितना होता है 2 स्क्वायर रूट 2। अगर आपको नहीं मालूम है साइन 15 की वैल्यू तो आपको मैं अब बताता चलता हूं, आप साइन 15 को कितना लिख सकते हो 45 माइनस 30। इसलिए आपके टीचर जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाए तो आप उसे ध्यान से देखा किया करो और एटलीस्ट प्रैक्टिस तो किया ही करो। तो देखिए ये आपको साइन a माइनस बी के फॉर्मूले के फॉर्मेट में दिख रहा है, जिसे हम कितना कहते हैं साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो आप वैल्यू पुट करो यहाँ पर से a की प्लेस पे 45 एंड b की प्लेस पे हमारे पास कितना हो गया 30 डिग्री माइनस ऑफ cos a की वैल्यू कितना हुआ 45 और साइन b की वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 बाय 2 माइनस ऑफ cos 45 की वैल्यू हमारे पास 1 बाय रूट 2 एंड साइन 30 की वैल्यू 1 बाय ऑफ 2। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 2 बाय अपॉन में कितना 2 इनटू स्क्वायर रूट 2। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया तो मुझे स्क्वायर रूट 2 और ये कितना मिल गया स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन में कितना 2 इनटू स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 बाय ऑफ 2, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास एक ही मैच कर रहा है, वो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारे पास ए है। ठीक, चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताता है द एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए
and one of its refracting surface is silver. Right, light ray falling at an angle of incidence 2a on the first surface return back through the same path after suffering reflection at the second silver surface. The refractive index of the material of the prism. क्वेश्चंस पे कुछ इस तरह का फॉर्मेट मेंशन किया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल हमारे पास कितना है, ए है, और ये बोला है कि इसके सेकंड सरफेस को हम क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। कोई भी ऑफ लाइट आ रही है जो कि इससे कितने एंगल पे आ रही है, प्रिज्म एंगल का कितना टाइम, 2 टाइम, और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो उसी पाथ से, अब जैसे यहाँ पर से ये पास हुई, अब क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि जब ये इस सरफेस पे स्ट्राइक किया तो इसी को वापस से रिट्रेस करते हुए जा रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब मेरे पास R2 की वैल्यू कितना हो रहा है, 0, और अगर R2 की वैल्यू 0 हो रहा होगा तो R1 की वैल्यू प्रिज्म एंगल के कितना होगा, इक्वल होगा। ठीक, अब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है और प्रिज्म एंगल भी है, हमें सिर्फ क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना, तो हम स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से कितना हुआ, आप देख सकते हो sin 2a इज इक्वल टू, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 ही है, ये म्यू इनटू कितना हो गया, sin a। अगले स्टेप में आप देखो तो म्यू इज इक्वल टू sin 2a अपॉन sin a। यहां से अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a, और डिनोमिनेटर में कितना हो गया, sin a। sin a कैंसिल, जहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई 2 cos a, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया इसके हिसाब से, 2 cos a, 80 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आप इसको देखो, प्रैक्टिस करो, इजी क्वेश्चन है, लगभग लगभग कुछ ही एक फॉर्मेट को पकड़ के आगे पीछे बस घूमना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।